देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप अपना हर एक मिनट अपनी पढ़ाई पर खर्च कर रहे होंगे, ताकि आपका भविष्य में जो परिणाम आएगा उससे आपको संतोष होगा और आपको अपने समाज में एक अलग स्थान मिलेगा और आपके माता पिता उस दिन आपके ऊपर गर्व करेंगे। आज मैं आपके बीच वर्णिका भाग 2 का प्रथम चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। गोधुली के जितने भी चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों से जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच रख दिया और उन प्रश्नों को मैंने बिल्कुल ही गंभीरता से आपको बताने की कोशिश की है और बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लें। आपको यदि जानना हो कि किस प्रकार उसमें सब्जेक्टिव प्रश्नों को सटीकता बताया गया है तो आप लोग एक बार वीडियो को विजिट कर सकते हैं। आपने यदि नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं और यकीनन आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप जब उस वीडियोस को देखेंगे तो यकीनन आपको तमाम वीडियोस में बताए गए प्रश्न के उत्तर जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो इस पाठ से जो प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है, दही वाली मगम्मा पाठ मैं आपके बीच लेकर के आज उपस्थित हूं और इस पाठ के रचनाकार हैं श्रीनिवास। यह पाठ एक ऐसा अध्याय जिस अध्याय में यह बताया गया है कि किस प्रकार आज भारतीय नारी जो होती हैं वह बेशक उनके ऊपर कोई कष्ट आता है, मगर कष्ट आने के बावजूद वो क्या करती हैं तो वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यही करती है मगम्मा, जो इस कहानी के मुख्य पात्र है। और वह क्या करती है तो जब मगम्मा जो है एक विधवा औरत है, मगर विधवा होने के पश्चात भी वह अपने परिवार के खर्च को निर्वहन करने में वह अपनी भूमिका अदा कर रही है। वह प्रतिदिन बेंगलुरु में वो दही लेकर के वो जाया करती थी और वहाँ पर गलियों गलियों में घूम करके वो दही बेचा करती थी और वह अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करना चाहती थी, मगर बेटे के विवाह होने के पश्चात परिवार में सामंजस्य को स्थापित कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अधिकांशतः बहुएं जो होती हैं वो अपना अधिकार अपने पति पर जमाना चाहती हैं। दूसरी ओर घर की जो माँ होती हैं वो अपने बेटे पर अपना अधिकार जमाना चाहती हैं और अधिकार के झंझट में क्या होता है तो आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है और गलतफहमी के हम लोग शिकार हो जाते हैं और एकता खंडित हो जाता है। तो सास और बहू की नोकझोंक और उस नोकझोंक से एक सीख कि अधिकांशतः अधिकार के कारण क्या होता है तो झंझट होता है। एक और एक माँ क्या करती है तो अपने बेटे पर अधिकार जमाना चाहती है और दादी माँ जो एक ऐसी शख्स होती है घर में जो कि अपने बेटे से भी अधिक प्रेम अपने पोते और पोतियों से करती है, मगर बहू को इस बात का कहीं ना कहीं भान नहीं होता है। बहू अधिकांशतः क्या करती हैं तो बेटे के बिगड़ने का जो पूरा जिम्मा जो है सो अपनी सास पर थोप देती है। वहीं पर एक सास जो होती है वो यह चाहती है कि बेटे पर मैं अपना अधिकार जमाऊंगी और वहीं पर एक पत्नी चाहती है कि मेरे पति और मेरे बेटे पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। तो इसी अधिकार की नोकझोंक और इसी अधिकार के से पनपी यह कहानी एक गूढ़ संदेश हम लोगों को देती है, जिस गूढ़ संदेश के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ में निहित है जो बताया गया है, अब मैं आपके बीच उन प्रश्नों को रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है इस पाठ से, जो रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो लिखेंगे रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी था और जो कि मगम्मा से उसका धन चाहता था, क्योंकि रंगप्पा जानता था कि मगम्मा को अपनी बहू नजम्मा से विवाद चल रहा है, उसको अपने बेटे से भी झगड़े झंझट चल रहे हैं। तो अधिकांशतः देखते होंगे आप लोग, जब आप यदि आपस में ही विद्रोह करेंगे, जब आपस में ही आप लोग झंझट करते रहेंगे तो इसका फायदा क्या होता है तो हमारे पड़ोसी होते हैं या फिर हमारे गांव के जो होशियार लोग होते हैं वो हमारा फायदा उठा लेते हैं। इसलिए हमें आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। लिखेंगे जो रंगप्पा एक जुआरी था जिसको यह पता था कि मगम्मा के घर में अपने बेटे और मगम्मा को अपने बेटे और बहुओं के साथ क्या चल रहा है तो विवाद चल रहा है। तो इसका फायदा उठाने के लिए क्या करता है तो रंगप्पा मगम्मा की धन और संपत्ति पर क्या करता है तो नजरें गिराया रहता है और आते जाते मगम्मा को नियमित रूप से परेशान किया करता था, है ना। और वह चाहता था कि दही बेच करके जो भी पैसे लेकर के आती थी मगम्मा, तो उस पैसों को वह हड़प ले और मगम्मा पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो उस जुआरी के बारे में हम लोग यह लिख देंगे।
उसके पश्चात अगला प्रश्न है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है? तो लिखेंगे इस कहानी की कथावाचक जो हैं उन्होंने सास की तुलना की है कि सास जो है वो शख्स है, जो सास की तुलना उन्होंने की है कि एक बच्चा जो है जो मगरमच्छ उसको पकड़ने वाला है और उस मगरमच्छ से सास क्या कर रही है, तो उस मगरमच्छ से एक बच्चे को बचाने वाली एक महिला से सास की तुलना की है, और वहीं पर एक बच्चे को मगरमच्छ एक पकड़ रहा है उससे बहू की तुलना की है। इसलिए क्योंकि अच्छा अर्थात कहने का मतलब यह कि मगरमच्छ एक बच्चा की तुलना उन्होंने कथावाचिका ने कहा कि एक बच्चा है और उस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि एक मगरमच्छ उसको पकड़ करके उसको भक्षण करने की तुलना में है, वहीं पर सास इस भूमिका में है कि उस मगरमच्छ से उसको बचा लेवे। तो किस प्रकार कथावाचक ने सास की क्या उपमा दी है और बहू की उपमा किससे दी है, तो हम इस बात का उल्लेख कर देंगे। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। अर्थात दही वाली मगम्मा कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हम लोग लिखेंगे जो दही वाली मगम्मा से हमें यह संदेश मिलता है कि अधिकांशतः आपस में जब मनमुटाव होता है तो इसका फायदा उठाने की कोशिश दूसरे लोग करते हैं, मगर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने आपस के मनमुटाव को मिटा करके अपनी गलतफहमियां जो हैं उनको समाप्त करके हम लोग क्या करें, तो हम लोग मिलजुल करके रहें, क्योंकि मिलजुल करके रहने में क्या होते हैं, तो फायदे ही फायदे हैं। जब हम लोग मिलजुल करके रहेंगे तो हमारी एकता अखंडित रहेगी, मजबूत रहेगी और हम पर कोई भी नजरें नहीं गिराएगा और ना कोई रंगप्पा जैसा जुआरी हम पर नजरें गिराएगा, क्योंकि जब हम लोग आपस में मजबूत रहेंगे तो यकीनन इससे फायदे ही फायदे हैं और समाज का उत्थान भी तभी संभव है जब हम लोग एकता के साथ परिवार में रहें, क्योंकि एकता में क्या होता है, तो एकता में बल होता है ना। तो इस पाठ का यही संदेश है कि एकता में बल होता है। और इस पाठ का एक संदेश और भी उन बहुओं को, जो बहुएं क्या करती हैं, तो आपस में अपने सास से मतभेद करती हैं, तो उन बहुओं को नजम्मा का एक संदेश है कि नजम्मा जैसी बहू हर एक बहू को बनाना चाहिए। कि जिस प्रकार नजम्मा ने क्या किया, तो नजम्मा ने अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करके क्या किया, तो सास को भी अपने तरफ कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यदि मैं सास को नहीं मनाऊंगी तो एक दिन सास का धन भी हमसे चला जाएगा और लोग भी हम पर हंसेंगे कि उसने सास को नहीं देखा। तो नजम्मा बुद्धि से काम लेती है और क्या करती है, तो अपने पास सास को रख लेती है। तो इस कथा के माध्यम से उन बहुओं को भी संदेश दिया गया है, जो बहुएं क्या करती है, तो आपस में अपने सास से प्रतिदिन मतभेद करती हैं और सास से झंझट करने में अपने आप को कहीं ना कहीं बुद्धिमती समझती हैं कि जो मैं सास से यदि मैं विवाद कर रही हूँ, मैं यदि स्वतंत्र रहना चाहती हूँ तो इससे मेरा फायदा है। स्वतंत्र रहना फायदे का सौदा नहीं होता है। हम लोग यदि एकल परिवार में रहते हैं तो इससे नफा नहीं होता है। एकल परिवार में रहने से प्रेम कहीं न कहीं अंत हो जाता है प्रेम का, और रिश्तों की डोर दो टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। वहीं पर जब हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, हम लोग जब मिलजुल करके रहते हैं, तो इसमें फायदे ही फायदे होते हैं और लोग हम पर कोई भी कड़ी निगाहें नहीं डालते हैं। यदि एक एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, यदि आप लोग 2 भाई हैं अथवा 3 भाई हैं और तीनों का चूल्हा अलग अलग जलता है और तीनों में बड़ा ही मतभेद चल रहा है, तो यदि एक भाई के ऊपर यदि कोई विपत्ति आती है अथवा एक भाई का सिर किसी न किसी कारण यदि फूट जाता है, तो दूसरा भाई क्या जाएगा देखने के लिए, उसको नहीं ना जाएगा देखने के लिए। और जब दोनों भाइयों में आपस में मिल्लत है और एकता के साथ सभी रह रहे हैं, तो यदि एक छोटे भाई को यदि बुखार भी लग जाएगा तो दूसरा भाई और तीसरा भाई, दोनों भाई उसके भाई की आंखों के सामने में खड़ा रहेगा और हर एक मुश्किल में, हर एक परिस्थिति में उसका साथ निभाएगा। इसलिए एकता के साथ रहने में क्या होता है, तो प्रेम अक्षुण्ण होता है। तो इस पाठ का यह भी संदेश है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। अर्थात क्या इस कहानी का शीर्षक दही वाली मगम्मा सार्थक है? तो हम लोग लिखेंगे हाँ, दही वाली मगम्मा का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि मगम्मा जो थी सो दही बेचने जाया करती थी और पूरी कहानी मगम्मा के ही इर्द गिर्द में घूमती है। अतः हम कह सकते हैं कि दही वाली मगम्मा का शीर्षक क्या है, तो पूर्णतः सार्थक है। श्रीनिवास ने पूर्णतः सोच समझ करके इस कहानी का शीर्षक दही वाली मगम्मा रखा है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो दही वाली मगम्मा
कहानी की कथावाचिका कौन है? तो लिखेंगे दही वाली मगम्मा की कथावाचिका जो है वो क्या है? तो बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला है, एक सभ्य महिला है जो कि जिन्हें की सांसारिक ज्ञान प्राप्त है। और वो जब मगम्मा उनके पास दही बेचने के लिए जाया करती थी तो उनको बैठा करके समझाती थी कि आपस में मिलजुल कर रहा करो, क्योंकि मिलजुल कर रहने में क्या होते हैं? तो फायदे होते हैं। तो वो एक व्यवहारिक औरत थी, कथावाचिका जो है वो व्यवहारिक औरत थी। और वो क्या करती थी? तो नियमित रूप से मगम्मा को सुझाव दिया करती थी कि तुम आपस में मिलजुल कर रहा करो। और वो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि अंधविश्वास पर विश्वास करना किसी भी कीमत पर बुद्धिमानी का कार्य नहीं होता है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो दही वाली मगम्मा में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो लिखेंगे दही वाली मगम्मा में कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए एक अनमोल तरीका अपनाया, क्योंकि विवाद जो होता है उन दोनों के बीच में वो पोते की पिताई के कारण होता है। तो क्या करती है? बहुत होशियार रहती है नजम्मा जो रहती है तो क्या करती है? अपने पोते के कारण ही पिटाई होती है। जब वह नजम्मा क्या करती है? जब अपने बेटे को मार रही होती है तो मगम्मा क्या करती है? उसको मना करती है। और जब भी बात नहीं मानती है तो मगम्मा कह देती है, क्यों रे राक्षसनी, इसको मार ही दोगी क्या? इतने पर ही विवाद जो है सो बढ़ जाता है ना। तो मगम्मा क्या करती है? वो नजम्मा जो रहती है वो अपनी सास को मनाने के लिए क्या करती है? तो अपने बेटे को क्या करती है? तो अपनी दादी माँ के पास अर्थात मगम्मा के पास भेज देती है। तो इस बात पर क्या हो जाते हैं? मगम्मा जो होती है वो मान जाती है, क्योंकि परिवार में कोई कितना भी गुस्सा में क्यों ना रहे, मगर जब अपनों का अपार प्यार जब उससे मिलता है तो वह तमाम गमों को और बीती बातों को भूल जाता है। तो मगम्मा बीती हुई बातों को भूल जाती है, अपनी बहू की द्वारा दिए गए दुर्व्यवहार को भूल जाती है और अपने पोते को गले से लगा करके वापस से हिल मिल करके रहने लगती है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो लिखेंगे मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर के विवाद था, है ना। एक ओर जहां मगम्मा अपने बेटे पर, अपने पोतों पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, वहीं पर बहू जो थी सो अपने बेटे पर और अपने पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। उसका यह मानना था कि यह घर मेरा है, मगर बहू को यह सोचना चाहिए कि वह घर उससे पहले भी उसकी सास का है, उसके बेटे का है। मगर अधिकांशतः क्या होता है? तो बहू चाहती है कि इस घर पर, जो भी घर में रहती है बहू, तो वह चाहती है कि उस घर पर उसका एकल अधिकार हो। वहीं पर सास चाहती है कि मेरे बेटे पर, मेरे पोते पर मेरा अधिकार हो। तो इस कहानी में अधिकार को लेकर के क्या था? तो सास और बहू के बीच में विवाद था। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। तो लिखेंगे मगम्मा एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर औरत थी, जिसके अंदर एक अनमोल प्रकार की ललक थी। उसके अंदर परिवार को सामंजस्य स्थापित करके चलने की कला थी। मगर वह क्या थी? तो वह हालात के समक्ष नतमस्तक थी। वह एक विधवा औरत है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं विधवा है, उसके पास परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, उसकी स्थिति इस अनुकूल नहीं है कि वह घर में बैठ करके खा सके। इसलिए वह प्रतिदिन काम करने जाया करती थी, अर्थात दही बेचा करती थी। और दही बेच करके जो पैसे होते थे, उन पैसों से पोतों जितने भी उसके पोते थे और बेटे थे, उनके लिए कुछ ना कुछ सामान प्रतिदिन खरीद करके लाया करते थे। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? तो बुद्धिमती यहाँ पर एक शब्द दिया गया है। अधिकांशतः जो पुरुष जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको बुद्धिमान कहा जाता है। और जो स्त्री अधिक होशियार होती है और थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती है अथवा विचार से भी कुशल होती है, तो उसको बुद्धिमती कहा जाता है। तो इस प्रश्न में कहा गया है, जो मगम्मा और नजम्मा में अधिक बुद्धिमती कौन है? तो लिखेंगे इस कहानी के प्रसंगों को देखने के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि मगम्मा और नजम्मा में अधिक बुद्धिमती जो थी वो नजम्मा है। नजम्मा इसलिए अधिक बुद्धिमती हम लोग कह सकते हैं, उसका तर्क हम लोग दे देंगे कि नजम्मा क्या करती है, एक वक्त क्या करती है, तो अपने सास के साथ विवाद कर लेती है, झंझट कर लेती है। मगर जब उसको इस बात का पता चलता है कि रंगप्पा जुआरी जो है वो मगम्मा पर अपनी नजरें गिराए हुए है ना, तो वो होशियारी से काम लेती है। क्या करती है? तो अब विवाद का निपटारा फौरन कर लेती है और उसके जो बेटे रहते हैं उसको सास के पास भेज देती है और बड़े ही प्रेम से अपनी सास को वो मना लेती है। तो हम कह सकते हैं कि परिवार को एकता के सूत्र में बांधने के लिए नजम्मा ने जो वो कदम बढ़ाया, वह कदम इस बात का घोतक है, इस बात का
संदेश देता है कि नजम्मा जो थी सो अधिक बुद्धिमती थी मगम्मा से, क्योंकि विवाद का निपटारा करने का जो पहला कदम जो है सो मगम्मा की ओर से नहीं बल्कि नजम्मा की ओर से बढ़ाया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि नजम्मा जो थी सो मगम्मा से अधिक बुद्धिमती थी। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब मन से पढ़िए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और माँ सरस्वती भगवती से मेरी हर दिन यही प्रार्थना है कि आप सब लोग भविष्य में एक कीर्तिमान यश स्थापित करें। धन्यवाद।